ओके, चलिए सुनिए ध्यान से। ये पढ़ रहे थे हम लोग कल जीएस दृष्टि, ठीक है। इसके अंदर हम लोग गवर्नर जनरल्स का पॉइंट पढ़ रहे थे। गवर्नर जनरल के अंदर हम लोग ने कौन कौन से पढ़ लिए थे बताओ? पहला कौन सा था? कॉर्नवालिस था है? आ जाओ, मजाक से हट के बाहर आ जाओ। 3 पढ़ लिए थे हम लोग ने, 4 ही विन 4 पढ़ लिए थे। पहला कौन कौन सा पढ़ लिया था? क्लाइव पढ़ लिया था, जिसके बारे में प्लासी और इलाहाबाद की संधि वंधि देख ली थी। फिर वॉरेन हेस्टिंग को देखा था। फिर हम लोग ने विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मतलब हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और फिर बेंटिंग के बारे में हम लोग ने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बात करनी थी किसकी? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी का कार्यकाल है, काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर रहा है भारत का, और इसके समय काल के अंदर कई सारी चीजें ऐसी हुई जिसने भारत की परिस्थितियों को काफी बदल दिया था, है ना। अब भारत की परिस्थितियां बदल गई, वो कैसे बदली उसका थोड़ा सा यहाँ पे स्वरूप देख लीजिए, क्या हुआ था एक्चुअल में। देखिए, डलहौजी का जो समय है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अवध का विलय, ठीक है। अवध का विलय एक वो कारण है जिसकी वजह से भारत के अंदर 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है। ये वही कारण है जिसकी वजह से विद्रोह होता है। इसके समय में विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये इसका कार्यकाल देखिए 48 से 56 तक है, लेकिन हम लोग विद्रोह कब देख रहे हैं? 57 में देख रहे हैं। लेकिन एक कारण इसका, या ये इसकी जितनी भी नीतियां ये अपनाएगा, उसकी वजह से यहाँ की जनता परेशान है पूरी तरीके से, कि राजा जो है या गवर्नर जो है हमारा, वो हमारे साथ में कुछ गलत चीजें कर रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद में तत्कालिक कारण बन जाते हैं 1857 की विद्रोह के लिए, ठीक है। क्रांति नहीं बोलते, विद्रोह बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अवध का जो विलय हुआ था पूरा का पूरा, ये अवध का विलय ही कारण बना। अवध का विलय क्यों हुआ था? क्या कारण था? कौन सी नीति इसने अपनाई थी जिसकी वजह से अवध का विलय हुआ था? हाँ, व्युत्पत्ति का सिद्धांत बोलते हैं उसको, व्युत्पत्ति का सिद्धांत। हाँ लिखा, ठीक है। व्युत्पत्ति का सिद्धांत या व्युत्पत्ति का सिद्धांत बोला जाता है इसे। इसके तहत ही विलय किया गया था कुछ जगहों का, जिसमें से वन ऑफ दी अवध थी, ठीक है, जिसके अंदर लिखा भी, ठीक। यहाँ पर इसको अवध के विलय को करने के लिए इन्होंने कुशासन का आरोप लगाया था अवध के ऊपर। 2 तरीके से विलय किया जा सकता था व्युत्पत्ति के सिद्धांत के अंदर। व्युत्पत्ति का सिद्धांत बेसिकली ये था कि अपने राज्य में मिला लेना। जैसे कल मैं एक बता रहा था आपको कि जो भी नीतियां उस समय लॉर्ड वेलेस्ली अपना रहा था, उन नीतियों के थ्रू उसने क्या करा था, कुछ राज्यों के ऊपर सहायक संधि लागू की हुई थी, है ना। और सहायक संधि के तहत वो क्या करता था, अपनी आर्मी को वहां जाके रख देता था उस स्टेट में। ये सब तमाम चीजें अपने जो भी फोर्स होता था उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कर देता था। इसका मतलब क्या था? यहाँ तो सीधा विलय ही कर लेना था, राज्य को अपने राज्य में मिला ही लेना था। जो 75% भारत बताया था मैंने, उस भारत में ये लोग मिलाना चाहते थे इस पूरे के पूरे एरिया को, ठीक है। तो इन्होंने अवध को इसी तरीके से यहाँ पे मिलाया। कुछ इंपॉर्टेंट काम भी किए इन्होंने, जैसे रेल निर्माण, ठीक है। रेल निर्माण हुआ इस समय 1853 में पहली लाइन बिछी थी, कहाँ से? बंबई से थाने तक, ठीक है। इसका रास्ता था अप्रोक्स 34 किलोमीटर। तो कभी कभी 34 किलोमीटर भी फैक्ट में पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर का रास्ता था या कितने एरिया में ये ट्रेन चली थी। तो शुरुआती ट्रेन कितने एरिया में चली थी? सिर्फ 34 किलोमीटर में 1853 में बंबई से थाने तक, ठीक है। अब बंबई से थाने 34 किलोमीटर की ट्रेन को चलाने का फायदा ही क्या हुआ, है ना। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो लखनऊ 34 में निपट जाता है। तो हम लोग फिर शहर के बाहर कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं? तो ये ट्रायल था सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर का। इसके बाद में 3400 किलोमीटर तक की ट्रेनें चली, ठीक है। तो इसके बाद में ट्रेनें धीरे धीरे इन्वेंट होना शुरू हो गई, और वो इन्वेंशन क्या हुआ, इनको ये ट्रेनों के माध्यम से ये लोग अपना सारा का सारा सामान भारत के बाहर सीधा सीधा एक्सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। तो जितना भी निर्यात करते थे उसका एक बहुत बड़ा माध्यम रेलवे बना था, जिसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही थी, और ये हमारे यहाँ से सारा सामान लूट के सब इंग्लैंड में भेजते जा रहे थे, ठीक है। तो रेलवे उसके लिए एक कारण था। महात्मा गांधी ने इसका बहुत ही बुरी तरीके से कह सकते हैं कि इसके बारे में उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मतलब, महात्मा गांधी ने रेलवे को भारत के विकास का कारण नहीं बताया। उन्होंने बताया रेलवे की वजह से भारत को बहुत नुकसान उठाने पड़े, ठीक है। पहला नुकसान यही था, हमारे यहाँ की जो लोकल हमारी रिसोर्सेज थी, हमारे संसाधन थे, वो सारे के सारे उठा के अंग्रेज अपने यहाँ ले जा रहे थे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान था।
कई सारे लोगों ने गांधी जी से बोला नहीं, रेलवे तो निर्माण है और रेलवे से हमारे भारत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब डेवलपमेंट हुआ है, दुनिया के साथ टक्कर ली है हमने, बराबर पे आके खड़े हुए और टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला वो सब दिखावा है, असल चीज़ क्या है कि हमें खोखला किया जा रहा है। हमारी चीज़ों को ही लूट के जब आप ख़त्म कर दोगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, है ना। तो महात्मा गांधी ने आगे चल के अपनी किताब लिखी थी एक, हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की किताब है, रेलवे लाइन पे मिल जाती है, छोटी पतली सी किताब है, हर जगह मिल जाती है कहीं भी जाओगे। और उस किताब को पढ़ना ज़रूर अपने जीवन काल में कभी भी। गांधी जी उसमें स्वयं से क्वेश्चन पूछते हैं और स्वयं से ही आंसर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति उनसे बात कर रहा है, वो पूरी किताब वार्तालाप पे है, ठीक है। और वार्तालाप में गांधी खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, खुद ही को जवाब दे रहे हैं। बहुत प्यारी किताब है। उस किताब को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या है और भारत के अंदर क्या समस्याएं चल रही हैं, गांधी जी किसके अगेंस्ट में आगे चल के अपना आंदोलन चलाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें। इसके बाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना करी, मतलब बेसिकली पीडब्ल्यूडी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी जो सुनते हो आज के समय में, पीडब्ल्यूडी का काम क्या होता है? जो ठेके लेता है रोड बनाने के, ट्रैक बनाने के, ये सब तमाम चीज़ें जो भी होती है, इसका काम के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, जिस डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी कहा जाता है। तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन आप देखते हो बनता है, ये अपने यहाँ मेट्रो बन रहा है लखनऊ के अंदर लगातार, जो भी मेट्रो बनता है उस मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए भी यही पीडब्ल्यूडी आगे आता है। तो जितने भी बड़े बड़े सरकारी ठेके होते हैं सारे के सारे कौन करता है? पीडब्ल्यूडी लेता है, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या फिर व्यवस्थाएं अब और ज्यादा इंप्रूव होना शुरू हो गई, ठीक है। तो एक अच्छा काम कहीं ना कहीं ये, और एक अच्छा काम लोगों ने ये भी माना कि रेल का चलो निर्माण हो गया, क्योंकि इससे कुछ फायदे भी हुए। नॉर्थ का व्यक्ति जो उत्तर भारत में बैठा हुआ है वो साउथ के व्यक्ति को अभी तक जानता ही नहीं, दक्षिण भारत के, कि कैसे कल्चर का है, किस तरीके का लोग रहते हैं वहाँ पे, कैसे कैसे लोग हैं। वो तो ये समझता है कि वो एक अलग ही दुनिया के लोग हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। तो वो अलग ही अलग तरीके के लोग समझते हैं। जैसे उत्तर भारत के ब्राह्मण जो है वो बहुत ही नफरत करते हैं मांस मच्छी मीट वगैरह से, दक्षिण भारत के ब्राह्मण उसको उतना ही पसंद करते हैं, खाते हैं, ऐसा होता है। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी में बहुत फर्क था। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे कभी भी, बोलते नहीं वो तो अपवित्र होते हैं, वो कहते नहीं वो पवित्र होते हैं। सरयूपरी वाला जो है एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो वो वाला एग्जाम्पल चलता था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही रेलवे चली, उत्तर भारत का ब्राह्मण जब दक्षिण भारत के ब्राह्मण के साथ में बैठा और चलना शुरू किया, तब उसने आइडियोलॉजी को समझना शुरू किया। तब दोनों के बीच में हाथ मिले, तब दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू किए, है ना। तो कई सारी ऐसी चीजें हुई कि अब ऊंच नीच जैसी चीजें खत्म हो गई। एक शेड्यूल कास्ट का बंदा जो है ब्राह्मण के साथ में ट्रेन में उसी सीट पे बैठ के जाता था, है ना। तो ये तमाम चीजें रेलवे ने आके कई स्टीरियोटाइप भी खत्म किए। तो पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी हुई, इसलिए हम इसको एक अच्छा वर्क ही मानते हैं। लेकिन गांधी जी ने समस्याएं दिलाई हैं याद, वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। व्यक्तिगत का सिद्धांत भाई मैंने जो आपको बताया, अपने ही राज्य में विलय कर लेना पूरी तरीके से, और बोल देना उन राज्यों को। व्यक्तिगत के सिद्धांत के थ्रू साफ साफ बोला गया था कि कोई भी हायर अगर आप रखोगे, उत्तराधिकारी अगर आपको अपना अपॉइंट करना है कोई भी, तो वो उत्तराधिकारी आपका रियल सन होना चाहिए, मतलब वास्तविक बेटा होना चाहिए। अगर वो वास्तविक बेटा नहीं है आपका, अगर आपने कहा नहीं हमने इसको गोद लिया था और गोद लेने के बाद राजा बना दिया, तो हम इसको नहीं मानेंगे, ऐसा इन्होंने बोला व्यक्तिगत के सिद्धांत में, ठीक है। तो बोले ऐसा एग्जाम्पल झांसी, महारानी झांसी के जो बेटे थे ये इनको अपॉइंट करना चाहती थी राजा, लेकिन महारानी झांसी जो महारानी लक्ष्मीबाई थी उनको इनको मना कर दिया गया कि नहीं हम अब अडॉप्टेड को नहीं रखेंगे, और जब आपके यहाँ अडॉप्टेड ही रखना तो हम इसको एनेक्स कर लेंगे, सीधा इसमें मिला देंगे, व्यक्तिगत के सिद्धांत के थ्रू अपने राज्य में मिला लेंगे, ठीक है। तो झांसी के ऊपर आरोप लगा के 1853 में इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। और ऐसे ही सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, ये सब जो राज्य हैं इन सब को धीरे धीरे करके इन्होंने अपने राज्यों में मिलाना शुरू कर दिया। इसकी क्रोनोलॉजी आती है, देखिए व्यक्तिगत के सिद्धांत में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य कब जो है सीधा अंग्रेजों के शासन में चला गया, क्रोनोलॉजी आती है। ऐसे दे देगा, पहले ऊपर लिख देगा सतारा, जैतपुर, बघाट और फिर झांसी, और फिर मैच करो 1 2 3 4 1 3 4 2 ऐसे करके क्रोनोलॉजी में मैच करने के बाद। तो आपको ये याद रखना 48, 49, 50, 52, 53 और 54, और फिर लास्ट में 56 अवध का विलय, ठीक है। तो ये सब याद रखना। अब अवध के अंदर तो उत्तराधिकारी जो थे वो तो रियल सन थे, ठीक है। अगर हम लोग नवाब वाजिद अली शाह की बात करें, जिनको हम लखनऊ में सुनते हैं काफी, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम था बेगम हजरत महल,
ठीक है, ये दोनों लोग उस समय जो थे नवाब थे और वो क्वीन थी उस समय वहां पे। ठीक, इनके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। ठीक, अब नवाब जो है वाजिद अली शाह, उनके बाद में अगला नवाब कौन बनेगा? बोले बिरजिस कादिर को बनना चाहिए। बिरजिस कादिर क्योंकि रियल सन थे, इन्होंने आरोप पहले तो ये लगाया नहीं वो रियल सन नहीं है, ठीक है, तो आरोप लगाया। अब बेगम हजरत महल ये कहते कहते थक गई, नहीं वो तो मेरे रियल सन है, ठीक है। अब उस समय डीएनए जैसी चीजें तो नहीं होती थी, दिखा दो प्रिंट लेके, देखो मेरा ही बेटा है ना, ऐसा तो नहीं होता था उस समय। लेकिन हाँ, वो इस बात को बाद में प्रूफ तो कर ले गई कि हाँ वो मेरे ही बेटे हैं, ठीक है। बिरजिस कादिर को मान लिया क्योंकि जनता का भी मानना था सारी चीजों का, तो मान लिया गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम ये आई, इनको तो अवध करना ही था एनेक्स किसी भी हाल में, कोई ना कोई। तो इन्होंने आरोप क्या लगाया? कुशासन का। कुशासन का मतलब होता करप्शन, ठीक है, करप्शन का, कि आप करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ के लोगों के से पैसा उगाया किया जा रहा है, या उनके ऊपर सही से शासन को नहीं चलाया जा रहा, प्रशासन बहुत ही कमजोर है, ये आरोप लगाते उन्होंने अवध को अपने राज्य में मिला लिया। अब ये एक बहाना था, है ना, अवध के लोग इस बात को समझ गए कि ये बहाने के थ्रू मिलाया गया। तो ये धीरे धीरे जितने भी राज्य विलय हुए थे, इन राज्यों के ऊपर तो जनता नहीं भटकी, और ना ही किसी तरीके के वो उबाल में आए कि नहीं हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि इन सब के पीछे एक लॉजिकल कारण जो उन्होंने व्यक्तिगत के सिद्धांत में दिया था वो प्रूव हो रहा था। यहाँ वो प्रूव ही नहीं हो रहा था। जब कुछ नहीं मिला तो कुशासन लगा दिया, यहाँ से जनता भड़क गई, और जनता ने बोला कि अब तो एक ही ऑप्शन है और वो है 1857 का विद्रोह। आगे बात करेंगे 57 के विद्रोह का, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीजें हैं। इसके बाद में देखिए करौली दिया हुआ है 1855 में, यहाँ पे व्यक्तिगत का प्रस्ताव आया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इन्होंने अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे इस समय, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब कंपनी जो बनती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे कार्य करने वाली एक टीम भी होती थी, ठीक है। उस टीम के अंदर क्या होते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी होते थे। तो ये वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ऑप्शन तो करौली का भी आया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली को मना कर दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा राज्य जो व्युत्पत्ति के सिद्धांत में जाते जाते रह गया, वो है करौली, ठीक। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, विद्युत तार का प्रारंभ किया गया था, मतलब यहाँ पे बात हो रही है डाक सेवा की, ठीक है, तार व्यवस्था जो होती थी, ठीक है, डाक सेवा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसकी भी बात हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली डाक सेवा का जो डिपार्टमेंट है वो इसी समय में बना। और डाक सेवा जो आप लोग चिट्ठी विट्ठी देखते थे कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती थी, तो वो चिट्ठियों का ट्रांसफर या किस तरीके से पोस्टल सर्विसेज चलती थी, तार सेवा पूरी की पूरी किसके समय शुरू हुई है? इन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई है, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है हमें? पहली चीज तो सबसे बड़ी व्यक्तिगत का सिद्धांत याद रखना है। पहली चीज कि व्यक्तिगत का सिद्धांत इनके समय में आया, और उसके क्लॉजेज में क्या क्या याद रखना है। पहली चीज तो कि आपका जो भी बेटा होगा वो रियल होगा, तभी हम उसको शासक मानेंगे, अदरवाइज वो शासक नहीं कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज इसके अंदर अगर आपको कुछ याद रखनी है तो व्यक्तिगत के सिद्धांत में ये याद रख लीजिएगा कि ब्रिटिशर्स किसी भी टेरिटरी को एनेक्स कर सकते थे, उसके ऊपर कुशासन जैसे आरोप को लगाते हुए भी, जो कि उन्होंने अवध के साथ में कर दिया, ठीक। अब बात करें दूसरे पॉइंट की अगर, तो हमको याद दिख रहा है रेल का निर्माण, ठीक है। दूसरा याद क्या रखना है इसमें? रेल का निर्माण कब हुआ? 1853 में, बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात इसके अंदर हमको याद रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना इनके समय में, इसको याद रखना है। चौथी चीज याद रखनी है, व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत कौन कौन से राज्य कब कब आकर ज्वाइन किए, उनकी डेट आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी डेट में कब कब कौन कौन से राज्य आकर ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये डेट याद रख लेंगे हम लोग। कौन सा ऐसा राज्य था जो आते आते रह गया व्यक्तिगत के सिद्धांत में? करौली, हमको करौली को याद रखना है। और लास्ट में हमको याद रखनी है डाक सेवा इसके अंदर शुरू की गई इनके कार्यकाल में, ठीक है। याद हुआ? हटा के पूछे, चलो हटा के पूछो, इतने की यकीन से कह रहे। अरे भी है, इतना तो बताओ पहले। हाँ बताओ, व्यक्तिगत का सिद्धांत कब लागू किया गया, कौन सी सन में? 1853 में, पक्की बात? 53 में कहा, 48 में तो 17 ही हो गया ना, 56 में 17 को कब एनेक्स किया गया? 48 में किया गया, और लागू हो रहा है 56 में, 53 में। 48 में पहले एनेक्स हो गया और 53 में लागू किया गया, तो वो 48 में खो खो खेल रहे थे।
50 में, 50 में तो आया भी नहीं था ये। व्युत्पत्ति का सिद्धांत 53 में लागू हुआ, ये देखा है। एक ही क्वेश्चन पूछा है अभी पहला। ये क्या लिखा है, 17/1848 में व्युत्पत्ति के सिद्धांत के तहत विलय किया गया। तो जब 48 में पहला राज्य विलय किया गया है तो कब लागू किया गया होगा, 48 में लागू किया गया होगा ना। तो ये जैसे ही आए, आप ये याद रखो, इन्होंने कार्यकाल जैसे ही संभाला अपना 48 में, वैसे ही व्युत्पत्ति का सिद्धांत लागू कर दिया, ठीक है। और ये व्युत्पत्ति का सिद्धांत 48 से कब तक चलता रहा, जब तक इन्होंने एनेक्सेशन का लागू रखा है, 57 के विद्रोह के बाद तक चलता रहा, ठीक है। चलो पहला ही क्वेश्चन था। हाँ, और बताओ, सार्वजनिक निर्माण के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? सार्वजनिक निर्माण के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? क्या? PWD। हाँ, सार्वजनिक निर्माण के लिए कौन से विभाग की स्थापना की गई थी? मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, उसी में तो शब्दों में छुपा हुआ PWD है ना। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग बोला जाता है उसे, ठीक। रेलवे की स्थापना कहाँ से हुई थी? बॉम्बे बोलते थे उस समय, ठीक है, मुंबई आज बोलते हैं। बॉम्बे से थाने कितने किलोमीटर? हाँ, 1853, 34 किलोमीटर। हमें बता दो, उसे क्या बता रहा हो, हमें बता दो। हाँ ठीक है, 34 किलोमीटर बॉम्बे से थाने तक, ठीक है। चलो और बताओ, तार सेवा, तार सेवा कब शुरू की गई, कौन सी सन में? 48। 56। या तो तुम 48 पे जाते हो या सीधा 56 जाते हो, बीच में कुछ होता ही नहीं है, सीधा गाय। ये है 1853, ठीक है। 1853 में जब रेलवे की स्थापना हुई, साथ ही साथ में तार सेवाएं भी चली थी, ठीक है। तो तार सेवाएं भी उसी समय में चली। कौन सी ऐसी जगह, राज्य या फिर क्षेत्र जो कि व्युत्पत्ति के सिद्धांत में जाते जाते रह गया? करौली, ठीक है। कौन सी सन में लेने वाले थे लोग उसे? 1855। हाँ गुड, चलो ठीक है। ये ध्यान रखो, देखो एक चीज यहाँ पे दी गई है, ये चीजें मिलती नहीं है कहीं और किताबों में। यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि ये नाम के साथ में दे देता है, ठीक है। ओ शैग्नेसी नाम है, ये विभाग के अधीक्षक थे जब उस समय तार सेवाओं के शुरुआत करने की बात हो रही थी, ठीक है। 1852 में तार सेवाओं से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक प्रोविजन आया था। प्रोविजन का मतलब आप समझते हो, अधिनियम आया था, ठीक है। तार सेवाओं से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक अधिनियम आया, जिसको फाइनली जाके अडॉप्ट कब किया गया था? 1853 के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तार सेवाएं शुरू कब की गई? 1853 में। इसकी शुरुआत 52 में शुरू हो गई थी, जब इस बिल को पास करने की बात हो रही थी, ठीक है। वो सब तो आप लोग समझते हो ना, कि एक बिल होता है, बिल से वो अधिनियम बन जाता है। ये समझते हो, पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा कैसे बनता है। पहले क्या आता है? बिल आता है। कहाँ पेश होता है बिल? लोकसभा और राज्यसभा में। सारे बिल पेश हो जाते हैं या कुछ चुनिंदा बिल पेश होते हैं? हाँ हाँ, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं मनी बिल को। माने बिल, लेकिन देखने का भी अधिकार नहीं है क्या राज्यसभा को? राज्यसभा को देखने का भी अधिकार नहीं है मनी बिल को। हाँ तो ये बोलो ना, तुमने बोला जाता ही नहीं है, जाता तो है ना, लेकिन उसके ऊपर अपना किसी भी तरीके का फाइनल वो अथॉरिटी नहीं दिखा सकते, या हाँ या ना हामी नहीं भर सकते, सिर्फ अपनी राय रख सकते, ठीक है। वो माने ना माने ये ऊपर वाले संसद की लेना देना उसमें होता है। तो ये बेसिकली बिल बनता है, पहले बिल आता है, बिल दोनों संसद के अंदर जाता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है। इन दोनों से पास होने के बाद में फिर इसको प्रेसिडेंट साइन करता है। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देता है, ये बन जाता है एक्ट, ठीक है। तो बिल एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब पहले प्रेसिडेंट तो होता नहीं था, पहले आता था संसद से। कहाँ से? ब्रिटेन की संसद से। हमारे यहाँ संसद भी नहीं थी उस समय, तो कहाँ से आता था? ब्रिटेन की संसद से, वहां से पास होता हुआ आता था। यहाँ पे आके प्रेसिडेंट की जगह कौन साइन कर देता था? गवर्नर।
गवर्नर साइन कर दिया, अब ये क्या बन गया, एक्ट। तो 52 में ये सब आया और 53 में आके एक्ट बन गया, इसलिए तार सेवा कब से शुरू हो गई, 53 से एक्ट के थ्रू शुरू हो गई। ठीक है, चलो 1857 ईस्वी का ये जो प्रॉपर है, इससे क्या लेना देना है, इसके बारे में थोड़ी चीजें बता दे रहा हूं मैं आपको कि 1857 का विद्रोह भी वैसे तो आपको कैनिंग के समय पढ़नी है, लेकिन कारण पूरा का पूरा इन्हीं के समय काल से बना। कारण क्यों बना, क्योंकि भारत के अंदर जितनी आर्थिक व्यवस्थाओं से रिलेटेड जितनी भी ये कह सकते हैं सहूलियतें दे सकते थे, ये वो दे नहीं रहे थे। इनके पास में रिसोर्सेज सारी थी, लेकिन जनता को जबरदस्ती परेशान करके रखा हुआ था। जनता के पास में रोजगार नहीं है, जनता भुखमरी का शिकार है, गरीबी का शिकार है ना। ये तमाम समस्याएं जनता लेके अपने साथ में चल रही है। और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हमारे सैनिकों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती मारा पीटा भी जा रहा है, उनके ऊपर जबरदस्ती बैन कर करके जो चाह रहे हैं वो कराया जा रहा है। और उसके बाद में भी इन तमाम जो भी राज्य थे उन राज्यों का अधिग्रहण कर लेना, ये तमाम समस्याएं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये 1857 का विद्रोह फूट पड़ा। ठीक है, तो ये कथन जो बेसिकली शुरू हुआ था इन्हीं के समय से शुरू हुआ था कि अब ब्रिटेन से हम अपनी आजादी लेकर रहेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तार ने हमारा गला घोट दिया, ये बात किसने बोली, तार सेवा इसी की बात हो रही है, पोस्टल सर्विस की। पोस्टल सर्विस 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग आए थे। लॉर्ड कैनिंग ने बोला कि इस तार सेवा ने हमारा गला घोट दिया। तार सेवा लाए तो अंग्रेजी हैं और अंग्रेजी बोल रहा है इस तार सेवा ने हमारा गला घोट दिया। क्यों, ऐसा क्यों, कोई कारण, मतलब आप खुद लाए हो और खुद ही कह रहे हो इसने हमारा गला घोट दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक। हाँ, बेसिकली ये लोग ने तार सेवाएं शुरू क्यों की थी, ये चाहते थे संपर्क साधना अपना आपस का, अंग्रेजों का, कि हम अपने संपर्क साधेंगे, कैसे कार्यभार संभालना, प्रशासन कैसे करना है, और इन सब की जानकारी ब्रिटेन में भी पहुंचती रहेगी, आसान हो जाएगा, है ना। ये सब चीज तो उस समय में ये सब फोन ऑन करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके तो ये सब कर नहीं सकते थे ना, लिया फटाक से व्हाट्सएप कर दिया 2 मिनट में, है ना, ऐसा सब तो हो नहीं सकता था। तो क्या करा गया, तार सेवाओं को शुरू किया गया। लेकिन तार सेवाओं को भारतीयों ने यूज करना शुरू कर दिया। अब भारतीय तार सेवाओं को यूज करते थे तो भारतीय किस लिए करते थे, भारतीय करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, कि अंग्रेज भारत के अंदर जो जो गलतियां कर रहे हैं वो सारी गलतियां तार सेवाओं से लोग एक दूसरे के संपर्क में आकर जान लेते थे। ठीक है, और जैसे ही वो जानते थे वो खड़े हो जाते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तभी इस बात को बोला गया कि तार सेवा ने हमारा गला घोट दिया। एक और चीज अंग्रेज जो भारत के अंदर लाए थे, ठीक है, वैसे तो चाय के बागान हमारे यहाँ होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसको पॉपुलर बना दिया भारत के अंदर। चाय की चुस्की लेने की जो हमारी आदत पड़ी वो अंग्रेजों की वजह से पड़ी। वैसे हम लोग का चाय वाय का इतना ज्यादा नहीं था, हम लोग तो काढ़े वाले लोग थे, काढ़ा पीते थे, है ना, वही सब हमारे लोग थे, काढ़े वाले पे ज्यादा डिपेंड रहते थे। लेकिन ये चाय वाली जो लत लगी वो इन्हीं के द्वारा लगाई गई। अब इन्होंने इतनी चाय पिलाई और उसको बेचना इतना शुरू किया कि भारत का हर एक व्यक्ति दिन में 4 चाय पीता है आज के समय में, है ना। तो एवरेज निकाला जाए उस समय में भी, जब नई आई होगी तो सोचो क्या हुआ होगा, 8 चाय पी जाते होंगे, तब तो नुकसान भी नहीं पता था। अब नुकसान पता चला है हमें कि वो जब दूध के साथ में पत्ती को मिला दो तब जहर ही बनता है वो, है ना। तो ये नुकसान तो हमें अब पता चले जाके कि 4 चाय पी लोगे तो कितना नुकसान कर सकती, लेकिन तब तो पता भी नहीं था, तब लोगों ने कितना यूज किया होगा। तो इस सब का पैसा कौन प्रॉफिट उठाता था, अंग्रेज उठाया करते थे सारा का सारा प्रॉफिट। लेकिन वो भी इनके लिए गला घोट व्यवस्था बन गई। कैसे बन गई कि मजदूर या किसान जो भी इनके अंडर में कार्य किया करते थे, कार्य करते करते उन्हें मिलता था टी ब्रेक, है ना, जैसे तुम लोग को मिलेगा अभी आज के क्लास में, अगर 3 घंटे का क्लास चलेगा तो, है ना, तो 10 मिनट 5 मिनट का तुम्हें एक ब्रेक मिलेगा, जिससे तुम लोग चाय ही पीने जाओगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जब तुम लोग बाहर निकलोगे चाय पीने जाओगे तो आपस में क्या करोगे, बैठ के षड्यंत्र करोगे, है ना, टी करोगे, यार कैसे ही बस निकला जाए क्लास से, बहाना बनाए जल्दी जल्दी, सर से ये बोले वो बोले और चले जाए घर पे, है ना। तो ये षड्यंत्र होते हैं, ये करते थे उस समय में अंग्रेजों के खिलाफ में मजदूर। ठीक है, जैसे ही निकलते थे बाहर वो आपस में खड़े होते थे चाय के ऊपर और चाय के ऊपर चर्चाएं किया करते थे कि अंग्रेजों के साथ में क्या करना चाहिए, ये हम लोग का पीछा कैसे छोड़े, हम लोग के साथ इतना शोषण हो रहा है कैसे बचे। तो ये सब चीजें ये लोग कर पाते थे। तो इससे अपने आप को रिलेट कर पा रहे होगे अभी आप लोग, है ना। तो बेसिकली क्या होता था, यही चाय ने इनका गला घोट दिया उस समय में भी। ठीक है, तो चाय की समस्या इनके लिए बहुत बड़ी बन गई थी। तो उसी का एक एग्जाम्पल ये भी है, तार सेवा ने भी हमारा गला घोट दिया, ऐसा आगे गवर्नर ने बोला, जैसे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है,
1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम, ये ब्रिटिश अवध जो अवध है उसके रेजिडेंट नियुक्त किए गए। ठीक है, आउटरम है जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम की जब आप बात करोगे स्लीमैन की जगह, स्लीमैन अच्छा हुआ चले गए यहाँ से, वरना आज कब्र उनकी मिलती हमें लखनऊ में। ठीक है, अभी किसकी मिलती है? जेम्स आउटरम की मिलती है। रेजिडेंसी में जाओगे, रेजिडेंसी पता है ना, सबको पता है। तो रेजिडेंसी के अंदर जाओगे तो रेजिडेंसी ही वो इलाका था जहां पर ये लोग रहा करते थे, अवध के अंदर। ठीक है, अवध में कैपिटल क्या था इनका? यही था। इन्होंने अपना ऑफिस रेजिडेंसी को बनाया हुआ था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ, सारे लोग पागल हुए, तो वो सीधा सीधा कहाँ भागेंगे? जहाँ ब्रिटिश विभाग है। अगर तुमको गुस्सा आएगी सीधा कहाँ भागोगे? डीएम ऑफिस। अगर कोई गलती होगी, किसी तरीके का कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है, जैसे हमारे साथ अभी हुआ, हम जहाँ पढ़ा रहे हैं अभ्युदय क्लासेस के अंदर, वहाँ पे कुछ समस्या क्रिएट हो गई। अब उस समस्या के बाद में हमको पता चला करप्शन का केस है थोड़ा बहुत, है ना, तो करप्शन के केसेस से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो गई, तो हम लोग सीधा सीधा अपनी समस्या के समाधान के लिए सीधा कहाँ भागे? डीएम ऑफिस। ठीक है, सारे लोग, पूरा क्लास था साथ में, कम से कम 50-60 बच्चे, टीचर सारे के सारे, सब उठ के कहाँ गए? वहाँ। और वहाँ जाके आंदोलन करा, क्योंकि अब हम लोग सभ्य लोग हैं, अपने ही लोगों को मार पीट नहीं सकते, तो हम लोग उस तरीके की चीज़ें नहीं किए। लेकिन ये तो गुस्साए हुए लोग हैं ना, ये तो कुछ भी करेंगे, इनको कौन सा, ये तो पुलिस इनको मारे ही मारेगी अगर ये आंदोलन निकालेंगे तो ये सीधा पहुंचे कहाँ पे? रेजिडेंसी। और रेजिडेंसी पहुंचने के बाद में यहाँ मिल गए इनको इनके हेड जेम्स आउटरम। इनका एक अलग से रूम बना हुआ है रेजिडेंसी में। जब आप जाओगे अंदर, कभी विजिट करना अंदर के इलाकों में, बाहर नहीं, कब्रों में मत घूमना। ठीक है, कब्रें तो बहुत सारी हैं वहाँ पे, जितने अंग्रेज थे सबको मार के उसी में दफन कर दिया। ठीक है, लेकिन वो एक रूम बना हुआ है पूरा का पूरा, उस रूम के अंदर बहुत पुराने प्रमाण रखे हुए हैं 1857 के समय के, और उसके अंदर एक कमरा बना है जहाँ पे ये चेयर पे बैठे हुए थे। वो चेयर वहीं रखी हुई है आज भी जिस पे ये बैठे हुए थे। ठीक है, और ये चेयर पे बैठे थे, वहीं बाहर से गोली चली, इनकी लगी और ये वहीं गिर गए जमीन में। और ये जहाँ गिरे थे उन्होंने उस तरीके से वहाँ पूरा का पूरा ऐसे एरो वर्क के निशान बनाया हुआ है कि ये यहीं गिरे थे ऐसे करके, जब इनको गोली लगी थी। और उनको वहीं से उठा के फिर वहीं पे दफना दिया जाए। उनकी भी कब्र वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो उनके भी निशान है वहाँ पे। तो जब वो निशान के ऊपर आप जाके खड़े होते हो तो आपको याद आ जाता है, अरे जेम्स आउटरम यहीं पड़े थे। ठीक है, तो वो इन्होंने कुछ निशानियां छोड़ी हुई हैं, जिससे आने वाले लोग ध्यान रखें कि हमारे यहाँ लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किए और कैसे कैसे आज़ादी मिली है हमें। तो उसका एक पार्ट है, जेम्स आउटरम यहाँ गलती से आ गया बेचारे, और इन्होंने ही क्या करा था, इसी रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी इस समय, आउटरम रिपोर्ट, और अवध को कुशासन के आधार पर कर लिया गया। तो जब कर लिया गया तो झेलो भी। ठीक है, तो फिर इन्हें आगे चल के वो चीज़ झेलना पड़े। अवध का विलय इन्हीं के समय में हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, लॉर्ड कैनिंग जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, आगे 57 वाली बार बार जो बात हो रही है वो इन्हीं का कार्यकाल है। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय बोला जाता है, मतलब ये फर्स्ट वायसराय है। ठीक है, वायसराय होने की उपाधि मैंने क्यों बताई थी आपको, ये क्राउन के अंडर में रहते थे, क्योंकि इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? वायसराय। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को लिमिटेड कर दिया गया, और उन लिमिटेशन के आधार पे, हाँ वही है फोटो जो तुम दिखा रहे हो, ठीक है, वही पड़े हुए हैं उस तरीके से। ठीक, तो ये उन्हीं की है, जाके भी देख लेना, अच्छा लगता है वहां पे जाके, देखे हो? हाँ, तुम तो जरूर गए हो हैं? तो सुबह सुबह टहलते हुए लोग चले जाते हैं, उसमें क्या होगा, मॉर्निंग वॉक डेली। अच्छा, चल ठीक है। तो ये प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। एक और यहाँ पे ऐतिहासिक चीज है, अपने ऐतिहासिक चीज है पास में, कौन सी है बताओ? अपने इलाके में, वजीरगंज गोलागंज में। हाँ, कहाँ आए थे? कहाँ बगल में? कहाँ है सिटी के साथ? राफे आम, हाँ बोल सही रहे, तो उसे तो पता है, देख लो। राफे आम जो है, राफे आम के बारे में सुना आप लोग ने? नहीं सुना? ये पेट्रोल पंप है जो यहाँ से निकल के जाते हो, पेट्रोल पंप है यहाँ पर, एक पेट्रोल पंप पड़ता है, इसी रोड पे जाओगे सीधे उल्टे हाथ पे पेट्रोल पंप पड़ता है। सेलिब्रेशन देखा है? सेलिब्रेशन पैलेस है ना, सेलिब्रेशन के ठीक सामने एक ग्राउंड सा पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको देखोगे अगर दूर से तो ऐसा लगेगा कुछ बना हुआ है ऐसे करके, कोई बिल्डिंग सी बनी हुई दिखती है। आज के समय में वहां पे सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे बाहर के जितने भी लोग हैं, वो सब जो अपना सर नहीं छुपा पा रहे हैं कहीं, वो सारे के सारे लोग रहते हैं वहां पे।
है ना। तो काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं जो बार बार निकल के बाहर भीख मांगते हैं, या फिर पैसा वैसा उनको मिलता है तो जाके वहीं पे अपना खाना पीना करके वहीं सो जाते हैं। तो ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उसकी हालत जो है बहुत खस्ता हो चुकी है, बहुत बेकार है। मतलब अगर इस एरिया में देखा जाए तो मतलब बहुत बुरा बना दिया गया उसको। और वो ऐसा ऐतिहासिक प्लेस है जिस प्लेस के ऊपर 1916 में महात्मा गांधी के कदम पड़े। 1916 में महात्मा गांधी इसी जगह आए थे, राफियाम पैलेस बोला जाता था इसे। और हाँ, पैलेस पे बाद में क्लब भी बना, क्लब के फॉर्म में इसे बचाने की कोशिश की गई। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, जिसके अंदर कांग्रेस की दोनों दल, गरम दल नरम दल एक साथ आए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आई। तो वो समझौता यहीं हुआ है, यहीं अपने यहाँ वजीरगंज में ही हुआ था, ठीक है, जिसमें पूरे भारत की कहीं ना कहीं स्थिति बदल गई थी, वो यहीं पे हुआ था। तो ये दूसरी ऐतिहासिक चीज़ है भारत के अंदर, है ना। तो जो भी है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज के समय में उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको सही करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि मैंने सुना था शायद ये सब टूट टाट के कुछ बड़ा सा हॉस्पिटल बनने वाला है। हाँ, कुछ ऐसा सुनने में आया है। हॉस्पिटल ही बन जाए, लोगों की सेवाएं हो जाएं कम से कम, है ना, तो वही अच्छी चीज़ है। चलो फिलहाल पार्क ही बनवा लो तुम पूरे लखनऊ में, है हर जगह पार्क 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 पार्क। कितने पार्क चाहिए तुम्हें? लखनऊ तो ज़्यादा पार्क है नहीं किसी शहर में। हाँ हाँ हाँ। दो दो मकसद से लोग पार्क जाते हैं, ठीक है। एक मकसद क्या है, अपनी हेल्थ के लिए जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स जो होती है, टहलना वहलना, इधर उधर आना जाना, ठीक है। अब वो तुम्हारी ठीक ठाक लग रही है, तुम दूसरे मकसद के लिए जाते हो जो मैं बताना नहीं चाह रहा यहाँ पर, ठीक है। चलो, विधवा पुनर्विवाह 1856, ठीक है। इस समय में 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या था? देखो, सती प्रथा पीछे देख के आए थे हम लोग, ठीक है, सती को देखा था। सती को खत्म करने वाले कौन थे? विलियम बेंटिंक, ठीक है, राजा राम मोहन राय के समर्थन से। लेकिन सती प्रथा के बाद में अब जितनी भी महिलाएं बची वो सब तो विधवा ही हैं। सती का मतलब बेसिकली यही तो होता था, जो भी स्त्री विधवा हो गई साथ में उसको भी सती कर दिया जाए, मतलब उसको भी जला दिया जाता था, यही होता था, ठीक है। तो ये थी सती प्रथा। अब महिलाएं जो सती में नहीं जाती थी वो बच गई, विधवा हो गई। अब ऐसी विधवा महिलाओं के लिए भी तो कोई ना कोई कानून आना चाहिए, वरना इन विधवाओं को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता था। वही सफेद साड़ी और अपना एक सादा जीवन जी के इनको सिर्फ और सिर्फ एक कोठरी के अंदर डाल दिया जाता था, और ये अपना पूरा जीवन उसी में जीती थी, ठीक है। एक पिक्चर आई थी बहुत समय पहले ऋषि कपूर की, प्रेम रोग नाम से, अगर आप लोग ने नाम सुना हो उसका, देखा उसको, है ना। उसके अंदर वो जो लड़की है, वो जो हीरोइन बनी है उसके अंदर, वो विधवा हो जाती है जल्दी, बहुत कम एज में। शायद उस समय उसकी 16-17 साल उम्र है, क्योंकि पहले विवाह जो होते थे कम उम्र में हो जाते थे, 12-14 साल में। 16 ही साल में विधवा हो गई है वो। अब 16 साल में विधवा हो गई है तो उसके साथ में सती तो नहीं कर सकते, कानून पारित हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको एक कोठरी है, बंद सा काला सा कमरा, एकदम अंधेरा, जिसके अंदर उसके अंदर उसको थाली से सरका के खाना दिया जाता है। एक ही थाली है उसकी, वो थाली कोई छू नहीं सकता। नौकरानी आती है, सामान से उसके खाना देती है और वो निकाल के चली जाती है। उसको कहीं बाहर जाने की किसी भी तरीके की परमिशन नहीं है, कहीं निकलने की परमिशन नहीं है। तो ऐसी हालत हो जाती थी उस समय विधवाओं की, ठीक है। ये सब महिलाओं को झेलना पड़ता था। इसमें महिला की क्या गलती अगर वो विधवा हो गई? वो तो नेचर कॉज है, ऊपर वाले ने बुला लिया तो बुला लिया, इसमें इसकी क्या गलती है? तो इसको भुगतना पड़ती थी ये सब चीजें। तो इसको लेकर लगातार जो हमारे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कहीं ना कहीं स्कॉलर माने जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम इसके अंदर विधवा पुनर्विवाह के अंदर बार बार आता है, कि उन्होंने यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह को आके स्टार्ट किया था। मतलब कौन है वो व्यक्ति? इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय है। कौन है? विधवा पुनर्विवाह के लिए किसका नाम आता है? कौन है समाज सुधारक भारत के? जैसे राजा राम मोहन राय थे वैसे हैं? नहीं, दयानंद सरस्वती नहीं, विवेकानंद भी नहीं, और कोई? गंगाधर तिलक इस समय नहीं है। गंगाधर तिलक तो आगे चल के। और नाम याद करो, प्रोमिनेंट कौन से और नाम है जो क्रांतिकारी नाम आपको इस समय में याद आते हैं? माता पिता में राजा राम मोहन राय है। पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है?
राजा राम मोहन रॉय को ही कहा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, ना भूलना, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह भारत के अंदर ये कानून लाने वाले कौन है? राजा राम मोहन रॉय उस समय के बहुत प्रोमिनेंट हैं, दादा भाई नौरोजी उस समय बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन दादा भाई नौरोजी इस तरीके की एक्टिविटीज में नहीं थे, वो आर्थिक चीजों को सुधारने में लगे हुए थे। समाज सुधारक भी कहलाए जाएंगे, लेकिन आर्थिक समाज सुधारक उनको बोला जाता है, ठीक है। तो इस समय में नाम कौन है, कौन है नाम बताओ? ऑप्शन दे दे, चलो एक ऑप्शन है दादा भाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, चलो राजा राम मोहन राय ले लो एक, ठीक। एक ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अभी तो चौथा लिखा ही नहीं है, तो क्या हो गया, वही है सर, हैं? लिख दे, यही वाला है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हीं को जाना जाता है विधवा पुनर्विवाह के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। समाज सुधारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस समय के, ये नाम याद रखिए, ये इस समय के, इस समय जितने भी समाज सुधारक हुए वो यही लोग हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस समय में कई सारी चीजें ऐसे की थी, ठीक है। महिलाओं के लिए शिक्षा को लेकर भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत कार्य किए, और मेजर टारगेट इनका महिलाओं की समस्याओं को दूर करना ही था, ठीक है। तो ये समय महिलाओं की समस्याओं को दूर करना। तो विधवा पुनर्विवाह मतलब ये विधवा अपने जीवन को इस, जो भी मैंने अभी आपको हालात बताए, इस हालात में ना जिए, ऐसी महिलाओं को फिर से पुनर्विवाह कर दिया जाएगा। और जब पुनर्विवाह के लिए जो लोग आगे आते थे, पहले तो विधवा से पुनर्विवाह कौन करे, ऐसी चीज भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आ गई थी, तो कौन करे, इस बात को लेकर जब क्वेश्चन उठे तो जो लोग आगे आते थे उनको रिवॉर्ड भी दिए जाते थे कि भाई अगर आप करोगे तो आपको कर माफ कर दी जाएगी, इस तरीके की, जैसे पहले भी होता था विजयनगर साम्राज्य में ऐसा किया जाता था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि विधवा पुनर्विवाह पहली बार हुआ हो, विधवा पुनर्विवाह पहले भी चीजें होती थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं परंपराओं में दब जाती थी। तो परंपराओं के आगे दबी हुई चीज थी, लेकिन यहाँ पर अब तो कानून बन गया, अब तो ऐसा हो सकता था, ठीक है। इसके बाद महारानी की उद्घोषणा हुई इलाहाबाद में, लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित महारानी की उद्घोषणा। देखिए यहाँ पर अब लॉर्ड कैनिंग के समय में हो रहा है 1857 का विद्रोह। अब इस विद्रोह में आपको क्या क्या याद रखना है, इस विद्रोह से रिलेटेड आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि 1857 का विद्रोह शुरू होने के पीछे एक तो कारण अवध का बता दिया मैंने, विलय कराया गया। दूसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट है मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे। अब मैं एक स्टोरी बताऊंगा, वो स्टोरी याद रखनी है आप लोगों को, आप लोग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उससे अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। मंगल पांडे ने क्या करा उस समय? मंगल पांडे जो व्यक्ति थे वो थे उत्तर प्रदेश के रहने वाले, पहली तो चीज, ठीक है, लेकिन ये बंगाल के अंदर आर्मी में ज्वाइन करे थे जाके। कौन सी आर्मी में थे? देखो इन्फेंट्री बनती है आर्मी के अंदर अलग अलग, मतलब अलग अलग दल बनते हैं और बहुत सारे दल होते हैं। तो ये 34th वाले दल में थे, इसको बोला जाता था 34th नेटिव इन्फेंट्री। ये जिस दल के पार्ट थे उसको क्या बोला जाता था? 34th नेटिव इन्फेंट्री। ऐसी कई सारी इन्फेंट्री होती है, ठीक है। पुलिस विभाग में भी कई सारे ऐसे दल बनाए जाते हैं जब कोई स्पेशल किसी तरीके का ट्रीटमेंट लेना होता है। तो आर्मी के अंदर तो ये चीज होती है। 34th नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे कहां पर पोस्टेड थे? बंगाल के अंदर, ठीक है। बंगाल के अंदर एक कानून पास हो गया, कानून पास हो गया। अब यहाँ पर मॉडर्न तरीके के हथियार यूज होंगे, उन मॉडर्न तरीके के हथियार में जो अब वहां पर बंदूक यूज होगी, वो बंदूक जो यूज हुआ करेगी वो इन बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कानून पास हुआ कि अब कौन सी बंदूकें यूज होंगी? एनफील्ड राइफल, मॉडर्न फॉर्म की बंदूकें, ठीक। एनफील्ड राइफल जब यहाँ पर यूज होगी तो लोग यहाँ पर इसका विद्रोह क्यों करेंगे? लोग विद्रोह इसलिए करेंगे क्योंकि ये राइफल के अंदर जो कारतूस यूज होता था, कारतूस, कारतूस समझते हो ना, कि जब भी आप देखते हो पिक्चरों के अंदर बम से जो ऐसे खींच के फिर फेंकते हैं, तो वो क्या होता है? कारतूस होता है। वो जब दांतों से खींचा जाता है तभी बम वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसा पहले बंदूकों में होता था, बंदूक में ऐसे लोड नहीं करना होता था, पहले उसका कारतूस खींचना होता था तब वो लोड होती थी, ठीक है। तो वो कारतूस खींचना, और वो कारतूस बना हुआ था मांस का, ठीक है। किसका बनाया गया? मांस का। लोगों के अंदर ये बात फैल गई कि इस कारतूस को, एनफील्ड के कारतूस को बनाया गया मांस का। एक तरफ काऊ का मांस यूज किया गया, एक तरफ पिग का मांस यूज किया गया, ठीक है। इन दो का अंग्रेजों ने मांस यूज किया था, ठीक।
अब इस मास को यूज करने से, इस राइफल को यूज करने से मना कर दिया भारतीयों ने। भारतीय मना क्यों कर रहे हैं? दो ग्रुप ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हिंदू ग्रुप, हिंदू समुदाय, क्योंकि जो गाय है उनके लिए होली है, पवित्र है, ठीक है। अब पवित्र गाय के मांस की अगर आप हमसे राइफल खींचने के लिए कहोगे तो हम नहीं करने वाले बिल्कुल। तो पूरे समाज ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज पे गया, अब यहाँ पे मुस्लिम्स को ले लोगे तो मुस्लिम्स ने इसको यूज करने से मना कर दिया। मुस्लिम्स के लिए अनहोली है, अपवित्र है, ठीक है। और अपवित्र चीज को मुंह से नहीं लगा सकते, तो ये चीज लिखी गई है उनके ग्रंथों में कि इस चीज को नहीं आप छू सकते, ना मुंह से लगा सकते, ना ये किसी भी तरीके से पाक है। तो इस चीज को यहाँ पे मना कर दिया गया। तो ना तो हिंदू पॉपुलेशन समर्थन में, ना मुस्लिम है, तो ये दोनों साथ में यूनाइट हो जाएंगे, एक हो गए। हिंदू मुस्लिम एकता 1857 की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे थे, हिंदू और मुस्लिम, इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर। अब ये जो बेसिकली शुरू हुआ, इसके अंदर सबसे पहले आवाज उठाई किन्होंने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे सबसे पहले खड़े हो गए आके। मंगल पांडे ने बोला हम नहीं यूज करेंगे, और जब इन्होंने मना करा तो कई सारा दल भी पीछे खड़ा हो गया कि बोले हम भी यूज नहीं करेंगे। इनके ऊपर अत्याचार किए गए, टॉर्चर किए गए, इनके ऊपर अटैक किया गया, इनको मारा गया, ठीक है। जब मारा गया, इनको पनिशमेंट दी गई, मंगल पांडे नाराज हो गए और इन्होंने उस समय का जो ब्रिटिश अधिकारी था उसकी हत्या कर दी, ठीक है। कि हमारे भारतीयों को मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इन्होंने गुस्सा में क्या करा? उसकी हत्या कर दी। जैसे ही इन्होंने हत्या करी, मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाता, अरेस्ट करके फांसी दे दी जाती। ये फांसी देना ही सबसे बड़ा कारण बन गया मंगल पांडे को। मंगल पांडे को फांसी दे देना, मंगल पांडे जो लीड कर रहे थे आर्मी को उस समय, वहां से जो भारतीय आर्मी के समर्थन में सबसे बड़े नेता बन के उभर रहे थे, उनको फांसी दे दी गई। जैसी फांसी दे दी गई, जनता और भड़क गई। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। अवध भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ मेरठ के लोग निकल पड़े घर से, और मेरठ के लोग निकले और बोले अब तो आंदोलन होके ही रहेगा। और उन्होंने क्या करा? रोड से निकले, मेरठ से सीधा पहुंचे कहाँ? दिल्ली। पैदल पैदल गए और मेरठ से पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर के घर पहुंच गए, क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय क्राउन रूलर थे, इनसे छीनी नहीं गई थी सत्ता। अभी भी एक तरफ अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है कि मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर जो है बहादुर शाह द्वितीय के फॉर्म में जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को लोग पहुंचे और बोले कि सर आप हमें लीड करिए और हम युद्ध करना चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ में। तो बहादुर शाह जफर बूढ़ा व्यक्ति, 80 साल का उस समय, उसने बोला मैं 80 साल की उम्र में कहाँ युद्ध कर पाऊंगा तुमसे। लेकिन उसके कमांडर, आर्मी, उन सब लोगों ने, या उनकी वाइफ ने, जीनत महल उनकी वाइफ का नाम था, उन सब ने मिलकर उनको समझाया। बोले कि ये मौका है देश के लिए कार्य करने का, अगर आप अभी खड़े हो जाओगे इन लोगों के साथ में तो इनको हिम्मत मिल जाएगी, लड़ेंगे तो ये लोग खुद ही, तो सिर्फ आप खड़े हो जाओ। तो वो एज अ लीडर दिल्ली से खड़े हो गए, और उसी समय लोग, जनता इतनी गुस्सा में थी कि उन्होंने दिल्ली को कब्जा भी कर लिया। तो भारतीयों की एकमात्र जीत 1857 में क्या थी? दिल्ली थी। उन्होंने दिल्ली जीत लिया, लेकिन कुछ हमारे भारतीय ही जो विभीषण का कार्य कर रहे थे उस समय, ठीक है, जो अंदर ही अंदर पूरी लंका में आग लगाने के लिए कार्य कर रहे थे, तो उन भारतीयों ने जाके मदद करी, किसकी? अंग्रेजों की, जिसकी वजह से दिल्ली भारतीयों के हाथों से निकल गई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। फिर बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया, पकड़ के रंगून जेल भेज दिया गया, और रंगून जेल में उनको काला पानी की सजा हुई, और काला पानी की सजा के बाद में अंतिम सांसें भी उनकी वहीं गुजर गई। वहीं से पूरा मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। तो एक चीज तो पूरी की पूरी 57 से ये समाप्त। तो जब अवध निकला, जब मेरठ के लोग निकले, दिल्ली ने जब आंदोलन शुरू कर दिया, तो ऐसी छोटे छोटे कई जगहों से लोग निकलते चले गए। जैसे झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई भी तो पीड़ित है, उन्होंने बोला हम भी विद्रोह करेंगे। कानपुर से तात्या टोपे निकल आए, तात्या टोपे ने कानपुर से लीड किया, ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला है, ठीक है, उन्होंने वहां से लीड किया, ठीक है। ऐसी बरेली की बात करो, रोहिलखंड का पूरा इलाका जो था उससे खान जो थे, खान अब्दुल जो थे, उन्होंने वहां से लीड किया था। बिहार से कुंवर सिंह लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। असम से जो है बेसिकली दीवान मनी राम यहाँ से लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये वो सारे प्रॉपर नेम्स हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में रखने हैं अपने, ठीक है। इसकी एक लिस्ट प्रॉपर जो है मैं आपको भेज दूंगा कि कौन से आंदोलन से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, और आंदोलन को कब दबाया गया, किसके द्वारा दबाया गया। तो वो 1857 के बारे में आ जाएगा। फिलहाल अभी जितनी स्टोरी बताई याद हो गई, उतना याद रखना है आप लोग को कि ये दो मंगल पांडे, अवध, या ये कारतूस है, इस कारतूस की वजह से उसके बाद में बहादुर शाह जफर के पास लोग पहुंचे, और धीरे धीरे आंदोलन हर जगह से खड़ा होता शुरू हो गया। तो ये आंदोलन चला। फिलहाल अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। दबाने के बाद में 1 नवंबर 1858 में क्या हुआ? महारानी की उद्घोषणा की गई। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी, इन्होंने मान लिया कि ब्रिटिशर्स तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने क्या करा? मान लिया।
और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस समय रूल किसका चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो चल रहा है। तो इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप लोग के साथ बहुत गलत किया, तो इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की गर्दन पे रखकर बंदूक चलाई। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली पूरा आरोप किसको बता दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, हम तो ब्रिटिशर्स हैं, हम महारानी हैं, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकते। तो बोले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर से निकलो और सीधा कहाँ आ जाओ, हमारे अंडर में। तो यहाँ से महारानी की उद्घोषणा हुई, इलाहाबाद दरबार हुआ यहाँ पे 1858 के अंदर। वहां पर लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषित कर दिया कि महारानी जो है आज से आपकी जो है वो क्वीन कहलाएंगे। ठीक है, मतलब रूल डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया, क्राउन के हाथों में। ठीक है, महारानी के हाथों में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल छीन के किसको दे दिया गया, महारानी को दे दिया गया। महारानी कौन है इस समय, विक्टोरिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का नाम आता है इस समय, वो है महारानी। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, लिखा हुआ है शासन की समाप्ति, शासन की समाप्ति हो गई। भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही राज के अंतर्गत दे दिया, जिसको हम लोग क्राउन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्राउन के अंडर में आ गया। महारानी विक्टोरिया ने अपने आप को अनाउंस कर दिया और महारानी विक्टोरिया ने सीधे बोला कि तुम अब हमारे वायसराय हो। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कार्य कर रहे थे तो गवर्नर जनरल थे, अब क्या हो, वायसराय हो, अब तुम हमारे अंडर में कार्य। तो लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय बनाए गए। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में याद रखना है। ठीक है, देखिए लॉर्ड एलनबरो का नाम दे दिया है यहाँ बीच में, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पहले ही है इनका कार्यकाल, उनसे पहले जो हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे। ठीक है, कैनिंग वैनिंग उनसे पहले का ही कार्यकाल है इनका, इवन डलहौजी से भी पहले के हैं ये। ठीक है, तो इनका कार्यकाल अगर आप देखोगे तो 42 से 44 तक का है। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने, जो दास प्रथा चलती थी उसको समाप्त किया था। दास प्रथा मतलब गुलामों को जो लोग पाला करते थे, खरीदा करते थे, वो खरीदने वाली प्रथा को खत्म कर दिया गया। ठीक है, पहले जैसे आज के समय में आप देखते हो चौराहे पे मजदूर खड़े रहते हैं, घर से जाते हैं हम लोग और उनको लेके आते हैं, घर में मजदूरी कराते हैं। तो ऐसे पहले गुलाम खड़े रहते थे चौराहों पे और उनको जाके खरीदा जाता था, उसी को कहते थे दास प्रथा। और उनसे खरीदने का मतलब हमने आपको पैसा दे दिया, अब हम जो चाहेंगे आपसे कार्य करा सकते हैं। तो उनके ऊपर ये लिमिटेशंस लगा दी गई थी। तो दास प्रथा का यहाँ पे उन्मूलन करने वाले यही थे। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। सिंध जो आज के समय में प्रॉपर पाकिस्तान का इलाका है, पहले भारत का इलाका हुआ करता था। तो भारत के अंडर में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया में किसको मिला दिया था, सिंध को भी मिला लिया 1843 में। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप से विलय हो गया। लॉर्ड मेयो जाना जाता है 1869 से 72 का। अब ये बाद में चले आते हैं हम लोग। ठीक है, कैनिंग के भी बात किए हैं। तो इनके समय में प्रथम जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना हुई कि भारत में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, और भारत में कितने लोग क्या क्या कार्य करते हैं, इस तरीके की जनगणना हुई। बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, मर्द कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, ये सब हुआ। तो ये 1872 में पहली बार हुआ। ठीक है, अंडमान निकोबार में एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी हत्या की गई। ठीक है, पूरे अगर आप देखोगे हिस्ट्री के अंदर कोई भी गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या नहीं हुई है, सिर्फ अकेले ये हैं जिनकी हत्या की गई थी। एक अफगानी पठान था जिसने इनकी हत्या कर दी थी अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर। ठीक है, प्रथम का वायसराय जैसा लिखा हुआ भी है, कार्यकाल के दौरान जिनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और यह हत्या किसने करी थी, शेर अली अफरीदी, यह अफगानिस्तान का व्यक्ति है जिसने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखो परीक्षा उपयोगी तथ्य जो पूछे गए हैं वो क्या क्या है, देखो इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए साफ साफ जिसके क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन तो अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी इसके बाद आएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में आपको पढ़ना है। लॉर्ड रिपन बेसिकली वो व्यक्ति हैं, चलो यही बता भी देता हूं मैं आपको। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन की बात करें अगर, तो ये बात हो रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। स्थानीय शासन आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर। ठीक है, पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा। जब आप लोग पढ़ रहे होगे तीसरा जो पिलर होता है हमारी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, उस तीसरे पिलर को कहा जाता है स्थानीय शासन। ठीक है, एक तो केंद्र मजबूत है, केंद्र है हमारे पास, दूसरा राज्य है हमारे पास, और तीसरा जो है वो है हमारे पास में पंचायती सिस्टम या नगर पंचायत, जिसको स्थानीय प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, जो कार्य काम करती है विलेज लेवल पे, गांवों के इलाकों में कार्य करती है। तो ये स्थानीय शासन शुरू किसने किया,
लॉर्ड रिपन ने ही भारत के अंदर शुरू किया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्थानीय शासन का जनक। इनको बहुत सराहा था महात्मा गांधी ने आगे चल के, और इनके इसी प्रिंसिपल को महात्मा गांधी ने पूरे भारत में अप्लाई करने को बोला था। ठीक है, तो इसलिए जाने जाते हैं। 1861 में पहले पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पुरातात्विक चीजों को ढूंढना शुरू किया भारत के अंदर। पुरातात्विक सर्वेक्षक का मतलब बेसिकली यही हो गया, आर्कियोलॉजी आपने सुनी होगी, एक सब्जेक्ट भी होता है जिसके अंदर जमीनों को खोदा जाता है, पुराने एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, पुरानी कुछ चीजों के बारे में पता चलता है। तो जब रेलवे के लिए हमारी लाइनें खुद रही थी, ठीक है, तो रेलवे के लिए जब जगह जगह लाइनें खुद रही तो कुछ कुछ ऐसे अजीबोगरीब तत्व हमको देखने को मिले, जिससे ये हमने अंदाजा लगाया कि इस सभ्यता से पहले पुरानी भी कभी ना कभी कोई सभ्यता रही है। तो यहाँ से इन्हीं के समय में एक आइडिया हो चुका था कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी कोई सभ्यता यहाँ पर रही है, आइडिया हुआ था। लेकिन इसकी खोज कब हुई, दयाराम साहनी वगैरह आएंगे 1920 वगैरह में, तब जाके इनकी खोज हुई थी। लेकिन इस समय इतना पता चल गया। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए नियुक्त हुए। ठीक है, ऐसा मत करो, अभी तो समय भी नहीं हुआ है। कितना समय हो गया, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ देखो, उसके बाद में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई है। किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को क्यों जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, यहां मैं बता दूं आपको, बेसिकली बंगाल के विभाजन के लिए। किसके लिए जाना जाता है, बंगाल के विभाजन के लिए। कब हुआ बंगाल का विभाजन, 1905। ठीक है, 1905 की बात हो रही है, कर्जन की जब बात आ रही है। ये क्वेश्चन है परीक्षा उपयोगी, इसलिए बीच में ही करा दें, बाद में कहाँ देखेंगे इनको, आगे की बातें भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में इनके द्वारा विभाजन किया गया, तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको क्या बोला था, औरंगजेब बोला था। ठीक है, तो औरंगजेब से इनकी तुलना किसने करी है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की, लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, ये बात चल रही है 1911-12 की, और इस समय में वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसी समय दिल्ली दरबार हुआ, एक दिल्ली दरबार के बाद में दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई राजधानी को। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी पीछे, कल ही बता रहा था मैं आपको कि मुर्शिदाबाद से राजधानी ये लोग कलकत्ता ले गए थे, और कलकत्ता से राजधानी अब ये लोग अब लेके आए हैं कहाँ, दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली फाइनली 12 के अंदर इनकी राजधानी घोषित कर दी जाती है। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी बनाया गया। ठीक है, ये वही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको बनाया गया मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो। अभी पीछे बात करिए, मेयो के समय में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या थी, जनगणना बात की थी ना हमने, 1872 के अंदर पहली बार जनगणना हुई थी, तो इन्हीं के समय तो हुई थी। तो 1871 में इन्हीं के समय में एक और विभाग बनाया गया, जिसको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है, उसी के अंदर जो बात कर रहा हूँ मैं, 11-12 तीसरा दिल्ली दरबार हुआ। इसी में 11 के अंदर अनाउंस कर दिया गया बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, उसको यहाँ पर आकर खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, अर्गिल के सुझाव पर स्थापित विभाग, कौन व्यक्ति था जिसके सुझाव पर इन्होंने पुरातत्व विभाग को बनाया, यही जो आर्कियोलॉजिकल ऑफिस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये किसके सुझाव पे बनवाया था इन्होंने, अर्गिल। ठीक है, ये व्यक्ति है अर्गिल, जिसके सुझाव पर इसको स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ये नहीं पूछ रहा है अब कि किसके कार्यकाल में ये बना विभाग, है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये चीज लिखी हुई, ये मेयो के समय में इस विभाग की स्थापना हुई। अब वो नहीं पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है किसके सजेशन पे बना, तो अर्गिल के सजेशन पे बनाया गया। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बदलते रहते हैं, अगर वो सेम पैटर्न पूछते रहे तो सब लोग प्रीवियस ईयर लगा के एग्जाम पास कर लेंगे, है ना। और कैसे पास करने देंगे, वो भी तो नहीं चाहते कि लाखों बच्चा एग्जाम दे रहा है, सबको बैठा लें हम लोग आके, ऐसा भी तो नहीं करेंगे, हैं। तो वो लोग भी इस चीज़ को लेके सोचते हैं। जैसे पुलिस के अंदर ही देख लो, अभी 50 लाख फॉर्म भर चुका है ना, 60,000 वैकेंसी पे 50 लाख फॉर्म भर चुका है। ठीक, 50 लाख फॉर्म, और ये 50 लाख फॉर्म का मतलब क्या है कि वो पेपर को टफ बनाने वाले हैं, ये बात क्लियर, क्योंकि 50 लाख लोगों को बाहर करना है, उनका तो मकसद वही है, उसमें से कुछ 60,000 लोगों को लेके आना है अंदर। 60,000 को भी नहीं लाएंगे, कम से कम 10 गुना मान लो। ठीक है, 60,000 का 10 गुना कितना हो गया, 6 लाख, 6 लाख हो गया। तो अगर वो 6 लाख लोगों को भी लेके आएंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, तो फिर उनको फिजिकल में आउट करेंगे,
है ना, मेडिकल में आउट करेंगे, तब जाके छाटबीन के 60,000 कर पाएंगे वो। ठीक, तो अगर 60 लाख में आप रेशियो मान लो तो मैक्सिमम 5 से 6 लाख रुपए लोग जो हैं वो क्वालिफाई कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लाख। तो ये कितना भारी लेवल हो गया है। आरओ की बात कर लो, आरओ में 200-250 वैकेंसी, और उन 200-250 वैकेंसी में 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है। तो मतलब कहाँ हो तुम और कहाँ हो रही दुनिया जा रही है, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है। हाँ सही है, 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भर चुके, लेकिन उसमें वो हंस इसलिए रहे कि क्या होगा तुम्हारा, इसलिए हंस रहे। ठीक है, हाँ वही बात है, ये निकले ना निकले क्या करना है, आईएएस निकालना है। अब आईएएस का बता दें, सुनो आईएएस का भी सुनो। आईएएस के अंदर टोटल वैकेंसीज आती है मैक्सिमम 700-800 अभी आ रही हैं फिलहाल टाइम में, बहुत खिंच गई तो 1000 तक जाती है। ठीक है, फॉर्म भरने वाले लोग होते हैं 7 से 8 लाख, 7 से 8 लाख होते हैं फॉर्म भरने वाले लोग। कुछ लोग चलो नहीं देने के एग्जाम नहीं दिया, तो ऐसा कर कटा के 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं आईएएस का हर साल। 5 लाख लोग में से उनको चुनना है मैक्सिमम 1000 लोगों को। तो वो 5 लाख के लिए 1000 चुनने के लिए क्या करेंगे, पहले प्रीलिम से ही बाहर कर देते हैं 4 लाख लोगों को, तो वहीं से बाहर कर देते हैं प्रीलिम से। ठीक है, मेंस के लिए 1 लाख लोगों को रोका, और 1 लाख लोगों में से फिर वो क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं कि अब 1000 में से वो सिर्फ 4000 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अगर 1000 वैकेंसी है तो मेंस में कितने लोग सेलेक्ट हुए, सिर्फ 4000। 5 लाख में से कितने बच गए, सिर्फ 4000 लोग बचे। और 4000 लोगों मतलब 1000 पे 4000, मतलब एक व्यक्ति आएगा हर 4 लोगों पे। ठीक है, 4 लोग इंटरव्यू देने आएंगे तो 3 लोगों को हटा दिया जाएगा, 1 को रखा जाएगा। ठीक, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो ये कंपटीशन की फील्ड में आप आए हो, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि डिग्री सबको मिल जाएगी, ये नहीं है कि एमए कर रहे हो तो सब एमए कर लोगे, ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सब कर लोगे। यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। यहाँ चलता है कि अगर आपको किसी को बीट करना है तो उसके कांधे पे चढ़ के छत पे जाना पड़ेगा, उसको नीचे गिरा के, और वो आपके ही साथ के लोग बैठे हुए सब आपस में एक दूसरे का कंपटीशन ही हो। ठीक है, जब तक इसको ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप नहीं पहुँचोगे। या तो आपस में नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो दिल्ली वालों को ख़त्म कर दो, लखनऊ वाले और दूसरी जगह है उनको ख़त्म कर दो, लेकिन ख़त्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन ईजी नहीं। पीसीएस में भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी आंकड़ा आएगा जब फॉर्म भर जाएंगे। ठीक है, उसमें भी 200-300 वैकेंसी आई है मैक्सिमम, और उन 200-300 वैकेंसी में देख लेना आप, कुछ नहीं तो 10 लाख फॉर्म के आसपास पहुंच जाएगा किसी भी हाल में। क्योंकि बेरोजगारी लेवल इतना बढ़ गया है, लोगों को लग रहा है कि जो मिल रहा है इसे मैं भर दूं, है ना। क्योंकि फॉर्म भरने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नौकरी मिलेगी। फॉर्म भरने का मतलब ये होता मम्मी पापा से डांट खाने से बच जाएंगे, यार बहुत बीटेक करके आए थे, कहाँ मिल गई नौकरी तुम्हें। नहीं, मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक बहाना मिल जाएगा, 1-2 साल चलो तैयारी कर लेंगे, हम तो पीसीएस आईएएस का फॉर्म भर रहे हैं। मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, अरे हमारा बेटा बड़ा हो गया, बेटी बड़ी हो गई, अधिकारी बनने के बारे में सोच रही है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से तो बिल्कुल भी मोटिवेट मत हुआ करो। मोटिवेट होना है तो इंटरनल मोटिवेशन लाया करो अपने अंदर, कि अंदर से जब तक मन नहीं होगा ना किसी सर्विस को करने का, कर ही नहीं पाओगे। इस एग्जाम के अंदर सिर्फ 1000 लोग, 1% रेशियो सक्सेस का, पता क्यों है? इसीलिए क्योंकि 1% बच्चा ही सीरियस है, बाकी उन्हें पता 99% सिर्फ देखा देखी में आ रहा है। वो सिर्फ देखा देखी में आ रहा है, उसे लग रहा है कि अरे 12वीं फेल देख ली, अरे बाप रे बाप, ऐसे आईपीएस बना जाता है, अब तो मैं बन के रहूंगा, है ना। ठीक है, तो वो ये वाले कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के जो आएगा, उसका मोटिवेशन सोचो कितने दिन रहेगा। उसको फिर से 12वीं फेल देखनी पड़ेगी, और कितनी बार देखे 12वीं फेल कोई इंसान। तो जिसके अंदर मूवीज देख के, इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख के, फेसबुक देख के, या फिर व्हाट्सएप की कहीं ना कहीं रीलें देख के, ये सब देख के जिसके अंदर मोटिवेशन आ रहा है, तो वो मोटिवेशन कुछ लंबे समय का थोड़ी है, बहुत अस्थाई है। स्थायी मोटिवेशन अंदर से बिल्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी अंदर से बनती है। आपके साथ इन पास्ट कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी घटना जुड़ी हुई है आपके साथ में, जिस घटना ने आपको इस मुकाम पे आके खड़ा किया है। वो घटना बार बार याद करनी है। वो होता है ना, बॉडी में जख्म कुछ लोग रहने देते हैं, सुना होगा, बड़े बड़े लीजेंड लोग होते थे, जख्म खत्म ही नहीं होने देते थे। वो क्यों रहने देते थे? उसको कुरेदते थे ऐसे करके, जिससे दर्द हो। वो दर्द क्या याद दिलाता था? वापस से वही चीज़, अरे ये हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो वो जो रियल वजह है वो भूलेगा ही नहीं इंसान। हिटलर के साथ पता क्या हुआ था? हिटलर नाम सुना है, सबने सुना, बहुत पॉपुलर नाम, तानाशाह दुनिया का बोला जाता है। ठीक है, और इतना पॉपुलर लीडर मुझे नहीं लगता दुनिया में उसके बाद इतना पॉपुलर कोई हुआ।
इतना पॉपुलर हिटलर हुआ, ना उससे पहले इतना पॉपुलर कोई देखा हमने। तो हिटलर एक ऐसा नाम है, हिटलर को बहुत लोग तारीफें भी करते हैं, बहुत उसका मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत उसके बारे में और बुराइयां भी करते हैं, हर तरीके के लोग मिलेंगे। लेकिन हिटलर की एक क्वालिटी थी, वो व्यक्ति जो था इंटरनली इतना मोटिवेट और जिद्दी था कि अगर उसने ठान लिया कि उसको करना है जर्मनी, पूरे के पूरे जर्मन को मुझे पूरी दुनिया में दिखाना है कि जर्मन है कुछ और हिटलर उसका राजा है, तो वो दिखा के रहेगा। और उसने ऐसा किया। हुआ ये था, पहला विश्व युद्ध जब हुआ, पहले विश्व युद्ध के बाद में जब जर्मनी के अगेंस्ट में यूएसए की फोर्सेस खड़ी थी, तो यूएसए की फोर्सेस गोली तान के सारी फोर्सेस को मार रहे थे जर्मनी के, क्योंकि जर्मनी गिव अप कर चुका था, हाथ खड़ा कर चुका था पहले विश्व युद्ध में। तो पहले विश्व युद्ध हारते समय जर्मनी ने जब हाथ खड़े करे, तो सारे सैनिकों को जब गोली मारी जा रही थी, तो थका हारा एक लड़का 19-20 साल का वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको गोली लगी हुई है और वो बुरी तरीके से पड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक, यूएसए की आर्मी उस पर तरस खा के उसे छोड़ देती है, अरे यार मरे हुए को क्या मारो, हटाओ छोड़ो, और कहते हुए निकल जाते हैं। वो व्यक्ति बनता है हिटलर, वो उसे कहते हैं हिटलर। वो आगे चल के हिटलर बना जिसने पूरा का पूरा द्वितीय विश्व युद्ध खड़ा कर दिया अकेले दम पे। ठीक है, उसको जो गोली लगी थी, उसने गोली को निकाला, निकालने के बाद में उस जख्म को भरने ही नहीं देता था, वो बार बार उसको कुरेदता था और दर्द देता था खुद को, क्योंकि उसे बार बार वो अपना झुका हुआ सर याद आता था कि मैं वहां पड़ा हुआ हूँ और ये पूरी फोर्स मेरे ऊपर बंदूक ताने खड़ी हुई है, और वो ये ठान चुका था एक दिन मैं इनको इनके घुटनों पे गिराऊंगा और मैं वहां पे बंदूक तान के खड़ा हूँ। और आखिर उसने इसी जिद के साथ में पूरे के पूरे अपना जर्मनी का इतिहास ही बदल दिया। ऐसी पर्सनैलिटी थी हिटलर। ठीक है, तो हम लोग हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हिटलर ने हमें बहुत सारी गलत चीजें दिखाई, लेकिन कुछ सिखाया भी उसने कि एक्चुअल में जिद होती क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें जो सीखनी है। ये है इंटरनल मोटिवेशन, और सबके साथ जुड़ा होता है। हम लोग के नजरों से क्या हमारे मम्मी पापा की शक्लें धूमिल हो जाती हैं, हम लोग अपनी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि वो नजरे से, हमारी नजरों से कहीं ना कहीं वो धूमिल हो जाता है। हमें अपने मम्मी पापा का वो चेहरा नजर नहीं आता है जिनके लिए हम यह कर रहे होते हैं, जिन सब के लिए हम लोग यहाँ पर वो सारी चीजें इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअल में वही है मोटिवेशन हमारा। और जब वो चीजें यहाँ ताजा रहेंगी ना, जैसी ताजा रहेंगे, आप उनको सोचा करो, वजह हर दिन सोचा करो कि आप आईएएस क्यों कर रहे हो, आप पीसीएस क्यों कर रहे हो, हर दिन एक वजह सोचो। और जिस दिन आपको ये वजह जब तक ताज़ा रहेगी आपके अंदर उतनी ही स्पिरिट डेवलप होती चली जाएगी इसको करने की। सोचो बैठ के, बिना सोचे एग्ज़ाम होता नहीं है। बहुत इमोशनल एग्ज़ाम है, रुला देने वाला एग्ज़ाम है, बिल्कुल पटक देगा उठा के आपको, इतना निचोड़ता है, इतना निचोड़ता है, क्योंकि वो आपको इतना स्ट्रांग बनाना चाहता है, इतना लौह बना देगा आपको कि आप आगे चल के आपके साथ कुछ भी होता रहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये संघर्षपूर्ण जीवन है। इसी से लोग कम से कम, जैसे इन्होंने बोला ना, 2-3 लाख तो एग्जाम ही देने नहीं जाते हैं। वो टूटने वाले लोग हैं, टूट जाते हैं, कहते हैं अरे यार नहीं करेंगे, इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं, है ना। तो ये कंपटीशन का जो एग्जाम है, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में चाहे आईएएस करो, पीसीएस करो, चाहे पुलिस सर्विसेज करो, कुछ भी करो, आपको टूटना ही पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष सिर्फ नौकरी को लेके तो है ही नहीं। नौकरी तो कुछ भी कर लोगे जाके, अभी किसी भी प्राइवेट संस्था में चले जाओगे, 10-15 हज़ार रुपये कोई भी दे देगा आपको आराम से, ठीक है, और कार्य कर सकते हो। लेकिन ये संघर्ष तो खुद को प्रूव करने का है, ये संघर्ष तो अपने माता पिता के कद को और ज़्यादा ऊंचा करने का है। क्योंकि वो लम्हा जब सोचो ना आप लोग कि मेरा रिजल्ट आ गया, पास में मम्मी है, पापा हैं या परिवार वाले हैं और अनाउंस हो रहा है, सबके चेहरे की खुशियाँ देखो, उनकी आंखों के आंसू याद आएंगे, वो पूरी की पूरी ऑडियंस याद आएगी जो शायद आपको भी देखती नहीं थी, पीछे पीछे आपके भाग रहे हैं सारे लोग। ऐसे लम्हे जिया करो और ये जीना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि ये जब आएगा तब हम सोच रहे हैं बैठ के, अभी जियो बैठ के, अभी जीना है। और जब अभी से इसको जीना शुरू कर दोगे, एक दिन आप इसको कर ही लोगे, तय है। क्योंकि ये सब चीजें मेहनत कराएंगी, ये सब याद कराने के लिए यही चीजें काम आएंगी। तो एक टच है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये ऐसे याद नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ, ये याद ऐसे होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आपको एक सही रास्ता पता है, सही तरीका पता है, बस उस पर चलने का रास्ता कठिन है। और वो कठिन रास्तों के लिए हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करने के लिए, जो हमको पकड़ के आगे ले जा रही है। क्योंकि मम्मी पापा तो नीचे खड़े होकर देख रहे हैं हमारा बेटा ऊपर चढ़ रहा है, वो आपके साथ ऊपर नहीं चढ़ सकते। वो साथ में बैठ के थोड़ी एग्जाम लिखेंगे, वो साथ में बैठ के थोड़ी आपके फिजिकल देने जाएंगे, वो थोड़ी कर रहे हैं सब करना आपको। वो सिर्फ नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारा बेटा ऊपर चढ़ रहा है। और जिस दिन हमारा बेटा या बेटी ऊपर चढ़ जाएगी, वो नीचे से खड़े होकर जो तालियां बजाएंगे, उसकी गूंज आपके कानों में आनी चाहिए। वो गूंज जब आ गई कानों में ना, तो बस हो गया,
जो लोग इस चीज को संभाल ले जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं जीवन में। जो लोग नहीं संभाल पाते हैं, टूट जाते हैं बीच में, जिन्हें लग जाता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ले लेते हैं, अरे ठीक है चल तो रहा है, वो नहीं हो पाएंगे सक्सेसफुल। तो अरे ठीक है चल तो रहा है, ये जीवन का सिद्धांत तो है ही नहीं। आपको जीवन को जीने के लिए कुछ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखो इन सब चीज़ों को और ऐसे ही मोटिवेट होते रहो जिससे ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठती रहे। डेली का डेली क्लास को रिवाइज किया करो जाके, और ज़रूर सुबह उठ के सबसे पहला कार्य यही किया करो, अपने मम्मी पापा की शक्ल देखा करो जाके। सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य, कुछ करो चाहे ना करो, ईश्वर की बाद में वंदना करना, लेकिन सबसे पहले अपने मम्मी पापा की शक्ल देखो उठते। जैसे देखोगे, जो लोग नहीं हैं उनसे दूर हैं, उनके पास फोटोज में देखो एटलीस्ट उस तरीके से। तो देखो जाके, जब देखोगे जाके तो वो जो मोटिवेशन मिलेगा ना, वो मैं बता रहा हूँ पूरे दिन खत्म नहीं होगा, पूरे दिन नहीं खत्म होगा। और पूरे दिन आप उसी एनर्जी से पढ़ाई करोगे, एनर्जी से कार्य करोगे, सब कुछ उसी एनर्जी से चलता रहेगा, है ना। तो खुद को मजबूत बनाने के लिए आप ही के हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, तो खुद को मजबूत बनाओ और कार्य करते रहो, ठीक है। चलो वापस आते हैं इसके ऊपर। अच्छा रुक जाओ।